नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे यही रात अंतिम, यही रात भारी, क्योंकि कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। तो वहीं एग्जिट पोल ने अरविंद केजरीवाल की नींदें उड़ा दी हैं। ये कल साफ हो जाएगा कि दिल्ली की जनता ने जीत का ताज किसे पहनाया है। क्या कुछ है खबर, बता रहे हमारे संवाददाता अजय चौहान। समाप्त हो चुका है और कल मतगणना होनी है, यानी कि कल दिल्ली की किस्मत खुलने वाली है। बता दें कि किसके सर होगा जीत का ताज, ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर बात करें दिल्ली के अंदर, तो एग्जिट पोल के अंदर लगातार कहीं न कहीं बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। दिल्ली की जनता का भी यही कहना है कि इस बार दिल्ली के अंदर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सत्ता में रही, उनका विकास भी देखा, लेकिन इस बार डबल इंजन की सरकार का विकास भी देखना बहुत जरूरी है। अब देखना तो ये होगा कि आखिरकार किसके सर होगा ताज और कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अभी शुरू जंग छिड़ चुकी है। 15-15 करोड़ रुपए देने की बात कही जा रही है। बीजेपी ने एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल घर पहुंची है और जांच भी की जा रही है, आखिरकार वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको फोन किया है और किस तरह से ये 15 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। अब जांच का विषय है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो सुबह जब 6 बजे से मतगणना शुरू होगी और जब पिटारा खोलेगा दिल्ली की जनता ने किसको कितना बहुमत दिया, किसको कितनी सीटें दी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दिल्ली से अजय चौहान की रिपोर्ट। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में जारी एग्जिट पोल को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा है, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कहा कि एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि जिस तरीके से अमेरिका से भारतीय डिपोर्ट किए जा रहे हैं और अब जो लोग पूरे विश्व में विश्व गुरु का डंका बजाने की बात कर रहे थे, वह चुप हैं। दरअसल यूपी के मिल्कीपुर और दिल्ली चुनाव को लेकर सपा लगातार बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग को घेरती नजर आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं वह गलत हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और वहीं मिल्कीपुर में सपा का परचम लहराएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार और चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह पीडीए का वोट छीना जा रहा है, पीडीए के लोगों को परेशान किया जा रहा है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि नोएडा के लोगों से क्या छीना जाए, यह योजना बीजेपी सरकार बनाती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अमेरिका से भारत डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर भी बड़ा बयान दिया। कहा कि अभी तक जो लोग विश्व में विश्व गुरु बनने का डंका बजाते नहीं थकते थे, लेकिन भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने के मामले में वह चुप हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से शून्य हो चुका है। फिलहाल जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और जिस तरह से चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं, इन दावों में कितनी सच्चाई है, यह कल यानी 8 फरवरी को काउंटिंग में सब क्लियर हो जाएगा। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं दिल्ली के साथ साथ कल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी फैसला आना है। वहीं मतगणना को लेकर इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। क्या कुछ प्रशासन की तैयारी है, बता रहे हमारे संवाददाता विनय मिश्रा। उपचुनाव 5 फरवरी को संपन्न हो चुका है। मिल्कीपुर उपचुनाव की मतगणना कल यानी शनिवार को जो है कड़ी सुरक्षा के बीच जो है राजकीय इंटर कॉलेज में जो है सुबह 8 बजे से शुरू होगी
और जिसके लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। कुल 30 राउंड में मतगणना पूरी होनी है और चुनाव आयोग ने 76 कर्मचारियों की 19 पार्टियां लगाई हैं, जबकि 4 पार्टियों को रिजर्व में भी रखा गया है। यहाँ सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए भी सख्त नियम लगाए गए हैं और सपा कार्यकर्ता जो है स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम की सुरक्षा भी कर रहे हैं, की जा रही है। ऐसे में पूरे क्षेत्र की निगाह जो है इस नतीजे पर टिकी हुई है कि ये चुनाव का निर्णय कितने बजे से आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ये देखने वाला होगा कि कल की जो सुबह की मतगणना शुरू होती है वो सुबह 8 बजे शुरू होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। तो वहीं उत्तराखंड के निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद आज महापौर समेत 100 पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। कौन कौन शामिल रहा इस दौरान, बता रहे हमारे संवाददाता धनराज गर्ग। बताते चले कि हाल ही में उत्तराखंड के अंदर नगर निकाय के चुनाव हुए हैं। नगर निकाय के चुनाव में कहीं न कहीं राजधानी देहरादून के अंदर जो मेयर पद के प्रत्याशी थे सौरभ थपलियाल, उन्होंने जीत हासिल की थी और आज उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और आप देखिएगा कि जो नगर निगम के जो 100 पार्षद हैं वो आज शपथ ले रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मेयर पद की शपथ सौरभ थपलियाल लेते हुए नजर आ रहे हैं, उसी तरीके से कहीं न कहीं जो पार्षद हैं वो भी इस शपथ ले रहे हैं। और वहीं देखिएगा कि यदि देखा जाए तो राजधानी देहरादून के अंदर जो छोटी सरकार है, आज वो छोटी सरकार पूर्ण रूप से स्थापित कर दी गई है और अब जो है कहीं ना कहीं जनता को उम्मीद है कि जो उनके रुके हुए काम है, यानी कि मोहल्ले गलियों के जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर चुनाव किया गया था, तो उसी मुद्दे को लेकर जो उनकी समस्याएं हैं वो जल्द ही पूरी होंगी। क्योंकि आज नए मेयर राजधानी देहरादून को मिल गए हैं और नए मेयर मिलने के बाद अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो विकास कार्य हैं राजधानी देहरादून के वो किस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। क्योंकि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सौरभ थपलियाल ने कई वादे जनता से किए थे, कई दावे उन्होंने यहाँ पर जनता को दिए थे कि वो यदि मेयर जीत कर आते हैं तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और जो राजधानी देहरादून की समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही थी कि यातायात की समस्या कहीं ना कहीं सबसे अधिक राजधानी देहरादून में आती है, तो उसको दूर करने का काम भी किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो 5 साल सौरभ थपलियाल को मिले हैं उनको किस तरीके से वो निभाते हैं और किस तरीके से जो वादे और दावे किए थे उनको किस तरीके से पूरा करते हैं। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग, देहरादून। आगे बढ़ेंगे जहां राजस्थान के सियासत में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्यों, क्या कुछ है, खबर बता रहे हमारे संवाददाता ज्योति गुप्ता। सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। समाज के एक कार्यक्रम में किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया है। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि जब गहलोत राज था तब भी वो इसी चीज के लिए लड़ाई लड़ते रहे और आज जब उनकी सरकार बदली है तब भी वो इसी चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा का इशारा एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर था। उनका साफ तौर पे कहना था कि उन्होंने अपनी ही सरकार को इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं इसी मामले को लेकर किरोड़ी लगातार अपनी सरकार को भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर उनका सीआईडी द्वारा उनकी जांच की जा रही है, उन पर निगरानी रखी जा रही है, वहीं उनके फोन टैपिंग की जा रहे हैं। आज विधानसभा का अंतिम सत्र था, बजट पर बहस करने का आज अंतिम दिन था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली व मुख्यमंत्री आज अपना जवाब पेश करेंगे। वहीं आज विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष जोरदार हावी रहा और टीकाराम जूली ने सीएम से इस्तीफे की मांग की। आगे बढ़ेंगे, खबर अयोध्या से है जहां हनुमानगढ़ इलाके में शुक्रवार की दोपहर को प्रसाद विक्रेताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई, जिससे व्यापारी आक्रोशित हो गए। क्या कुछ है, पूरी खबर बता रहे हमारे संवाददाता विनय मिश्रा। हनुमानगढ़ इलाके में शुक्रवार की दोपहर करीब 12 बजे के करीब प्रसाद विक्रेताओं और पुलिस के बीच जो झड़प हुई है और व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस ने प्रसाद बेच रहे एक व्यापारी अभय गुप्ता उर्फ हनी को लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीटा है, जिससे उसका सिर फट गया है। घटना के बाद व्यापारी ने दुकान बंद करके पुलिस के खिलाफ जो है नारेबाजी करने लगे हैं और सूचना मिलते ही जो एसपी सिटी मधुबन, सिटी सीओ अयोध्या
आशुतोष तिवारी भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंच करके व्यापारियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी आरोपी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग ने बताया है कि प्रसाद विक्रेता एक श्रद्धालु की रेलिंग से प्रसाद को थैला दे रहा था। इसी पर खड़े पुलिसकर्मी नाराज हो गए और उसे गाली देने लगे और उसका विरोध किया, तो पुलिस ने जो है लाठी डंडों से पीट दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि हनुमानगढ़ी में जो है हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ लगती है, रेलिंग की व्यवस्था की गई है। उसी लाइन में लग करके जो श्रद्धालु जो है हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं, उसी दौरान जो है भीड़ में जो है व्यापारियों के द्वारा जो है प्रसाद बेचने को लेकर के जो है वाद विवाद हुआ, लेकिन फिलहाल जो मामला शांत करा दिया गया है और पुलिस के खिलाफ व्यापारी रिपोर्ट दर्ज कराने पे जुटे हैं। लेकिन अब देखने वाला होगा आगे की कार्रवाई क्या होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइज। वहीं प्रदेश में पोस्टर वार थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर सपा ने पोस्टर लगाकर राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। क्या कुछ है सपा के पोस्टर में, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। समाजवादी पार्टी का होर्डिंग वार सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और होर्डिंग लगाकर समाजवादी पार्टी ने सियासी पारा हाई कर दिया। इस होर्डिंग में चुनाव आयोग को कफन भेंट करने की बात कही गई है। हालांकि इसके बगल एक और भी होर्डिंग लगाई गई है जिसमें दावा किया गया है कि 27 में अखिलेश की सरकार बनेगी और 32 में महाअर्धकुंभ का विशेष इंतजाम किया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से होर्डिंग पर होर्डिंग लगाकर बीजेपी सरकार पर तंज कसा जा रहा है, साथ ही साथ निशाना भी साधा जा रहा है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कफन को लेकर एक होर्डिंग लगाई गई जिसमें अब्दुल अजीम मंसूरी ने इस होर्डिंग में लिखा है कि चुनाव आयोग को कफन भेंट करना चाहिए। होर्डिंग में यह भी लिखा है कि चुनाव आयोग के संरक्षण में बीजेपी सरकार चुनाव में धांधली करती है। वहीं इसके बगल ही एक और होर्डिंग लगी है जिसमें दावा किया गया है कि 27 में अखिलेश की सरकार बनेगी, तब महाअर्धकुंभ में विशेष व्यवस्था की जाएगी। कहने का मतलब साफ है कि महाकुंभ हादसे को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सियासत अब होर्डिंग वार पर उतर आई है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोलते हुए जिस तरह से सियासी पारा हाई किया जा रहा है, इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है। फिलहाल लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी होर्डिंग पर होर्डिंग लगाकर निशाना साधती है, इस पर भी कहीं न कहीं अंकुश लगाने की बात भी चल रही है, क्योंकि होर्डिंग के जरिए जिस तरह से सतही सियासत की जा रही, इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज लखनऊ। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां ठाकुरगंज में चल रहे अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गई है। खबर है कि बिना मैप पास करवाए और बिना कंपाउंडिंग जमा किए विशाल अवैध निर्माण चल रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। लखनऊ में विकास प्राधिकरण द्वारा जहां एक तरफ लगातार अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई की जा रही है, वहीं बड़ी संख्या में राजधानी लखनऊ के विकास प्राधिकरण के जोन 7 में जो अवैध निर्माण है वो फल फूल रहे हैं। साफ तौर से जिस तरह से जो बड़े निर्माण है, वो चाहे थाना चौक क्षेत्र कही जाए या बाजार खाला क्षेत्र कही जाए या ठाकुरगंज क्षेत्र की बात की जाए, तो बड़ी संख्या में अवैध निर्माण जिस तरह से फल फूल रहे हैं, उससे साफ तौर से एलडीए की कहीं ना कहीं लापरवाही और एलडीए के जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत सामने दिखाई दे रही है। जिस तरह से बिना मानचित्र और मानकों के विपरीत जो निर्माण कराए जा रहे हैं, और बताया यह भी जा रहा है कि उस क्षेत्र में एलडीए के अधिकारी और एलडीए के जई लगातार दौरा भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन निर्माणों को ना ही नोटिस जारी किया गया है और ना ही उन पर किसी तरह की कार्रवाई हुई है। वो निर्माण लगातार युद्ध स्तर पर वहां पे कार्य हो रहा है
और उन निर्माणों पे जो विकास प्राधिकरण द्वारा जिस तरह से कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, जिस तरह से निर्माण हो रहा है, तो उससे ये साफ तौर से लगता है कि वो नोटिस भी शायद उस दबंग बिल्डर को नहीं दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से विकास प्राधिकरण अपने जो अवैध निर्माण है उनके ऊपर जो कार्रवाई करती है और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो या सीलिंग की कार्रवाई हो, क्या इन निर्माणों पे भी इसी तरह से कोई कार्रवाई की जाएगी? मोहम्मद अमान। खबर मथुरा से है, जहां डीपीआरओ कार्यालय को फिर से विजिलेंस टीम खंगालेगी। मामला रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुई डीपीआरओ किरण चौधरी का है। क्या है विजिलेंस टीम की प्लानिंग, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। डीपीआरओ किरण चौधरी के रंगे हाथों रिश्वत लेते विजिलेंस टीम के गिरफ्तार मामले में अब और भी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। सूत्रों की माने तो विजिलेंस की टीम राजीव भवन स्थित डीपीआरओ के कार्यालय आ सकती है और जो फाइलें हैं उनको भी और खंगाल सकती है। अभी विजिलेंस की टीम लगातार इसमें जांच कर रही है और विजिलेंस की टीम का कहना है कि अगर जो भी प्रधान या पीड़ित व्यक्ति अगर अपनी गवाही देना चाहता है इसमें या कोई शिकायत करना चाहता है, उसको भी इनकी चार्जशीट में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि डीपीआरओ फिलहाल जेल भेज दी गई हैं और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने 70,000 रुपए की रिश्वत ली है। लेकिन मामला यही नहीं थमा है। डीपीआरओ को लेकर विजिलेंस की टीम लगातार लगी हुई है, चार्जशीट को मजबूत करने में लगी हुई है और विजिलेंस की टीम के अधिकारियों का कहना है कि कोई अगर डीपीआरओ के खिलाफ शिकायत करता है तो उसकी शिकायत को भी गोपनीय रखा जाएगा। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को निकाय चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया और इस सिलसिले में भूपेश बघेल आज बलौदा बाजार के दौरे पर रहे। क्या कुछ रहा उनका कार्यक्रम, बता रहे हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल बलौदा बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। आपको बता दें छत्तीसगढ़ इन दिनों नगरीय निकाय चुनाव चल रहा है और भूपेश बघेल स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए पूरी एड़ी चुटी मेहनत कर रहे हैं। कल उन्होंने एक आम सभा संबोधित किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था चौपट है, आए दिन यहाँ पर महिलाओं के साथ हत्या हो रही, आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसको लेकर बड़ी मुद्दे और अपने घोषणा पत्र बताया कि जब भी हमारी नगरीय निकाय हमारी सरकार बैठेगी तो आम लोगों को बहुत राहत दी जाएगी, स्वच्छ पानी दी पीने की जाएगा, स्वच्छ नगर रखा जाएगा, तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, टैक्स में राहत दी जाएगी, महिलाओं को हर प्रकार के उसमें छूट दी जाएगी। इस प्रकार के लोग होने वादे आपने आम सभा में कहा। आपको बता दें कि भूपेश बघेल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए आए। उन्होंने बताया कि आप लोग जितने भी जोश करेंगे तो निश्चित ही पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का नगरीय निकाय पर कब्जा होगा। खबर देवरिया से है, जहां देर रात दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसने देखते देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। विवाद के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, बता रहे हमारे संवाददाता बालेंदु मणि त्रिपाठी। जनपद के कुकुंडू थाना क्षेत्र के बर्मा उपाध्याय गांव में बृहस्पतिवार की रात को दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि मृतक दिनेश गुप्ता ने बाइक चालक को रोककर तेज गति चलाने के लिए की बात बढ़ाई, जिसपे लामबंद होके लोग लाठी और डंडे से लैस होके दिनेश गुप्ता के दरवाजे तक पहुंचे और उनको पीट के लहूलुहान किया, जिससे उनकी मौके पे ही मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसका इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। आपको बता दें कि ये सब देखते हुए भारी पुलिस बल और पीएससी तैनात कर दी गई है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पे मौजूद हैं। बरहज विधायक शाका बाबा भी मौके पे पहुंचे थे और पुलिस को परिजनों को सांत्वना दिए और उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त किए। साथ ही परिजनों को आर्थिक मदद करने का आश्वासन भी दिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वाइज। खबर कानपुर देहात से है, जहां काफी अरसे बाद रूरा नगर पंचायत में अवैध अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर चला और अतिक्रमण करने के मामले में कार्रवाई देखने को मिली।
खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर, सड़क के दोनों छोर से हटाया गया अतिक्रमण। आपको बता दें, पूरा मामला अकबरपुर तहसील क्षेत्र के रूरा नगर पंचायत का है, जहां पर रेलवे क्रॉसिंग पर ऊपरगामी पुल का निर्माण हो चुका है और इसके बाद अब सड़क और नाले पर छाए हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए रूरा नगर पंचायत प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है और बुलडोजर के माध्यम से सड़क और नाले पर बनाए दुकानदारों की दुकान और तमाम वो शटर हटाए गए हैं, जिससे कहीं न कहीं इस सड़क को कब्जा मुक्त कराया जा सके। आपको बता दें कि अकबरपुर उप जिलाधिकारी अवनीश कुमार ने बताया कि यह रूटीन अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई है, जिससे कहीं न कहीं सरकार के मंसूबे जो हैं कि कहीं भी सड़क पर अतिक्रमण न रहे, वह सफल हो सके। रूरा नगर पंचायत प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त टीम में यह कार्रवाई की है। कानपुर से गौरव शुक्ला, इंडिया वाइज। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां जमीन पैमाइश के लिए एक गए तहसीलदार का वीडियो धमकाने का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बता रहे हमारे संवाददाता राकेश कुमार। जिले के नौगढ़ तहसील क्षेत्र के बनिया भारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो कि तहसीलदार को धमकाते एक व्यक्ति नजर आ रहा है। उस वीडियो में जमीन पैमाइश करने गए तहसीलदार को इस तरह से धमकाया जा रहा था, जबकि वहीं के लोगों ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल किया। अब देखने की बात यह है कि अब प्रशासन कब जागती है, जो इस तरह से एक प्रशासनिक अधिकारी को धमकाया जा रहा है, उस वीडियो में देखा जा सकता है। जमीन पैमाइश करने गए तहसीलदार को इस तरह से एक व्यक्ति द्वारा धमकी दिया जा रहा है, जो कि जेल भेज दिया जाएगा, इस तरह से बात किया जा रहा है उस वीडियो में। अब देखने की बात यह है कि वीडियो जब वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये तो देखने की बात है। इस समय बताएगा कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। खबर मथुरा से है, जहां प्रेमानंद महाराज का रात्रि दर्शन अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। रात्रि दर्शन को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार भी लगाई थी, लेकिन क्यों, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। उनके प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी पद यात्रा को अनिश्चितकालीन के लिए रोक दिया है। उनका कहना है कि लोगों के विरोध के चलते और स्वास्थ्य कारणों से इस पद यात्रा को रोका गया है। हालांकि जो एनआरआई बिल्डिंग है और जो स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि प्रेमानंद महाराज जी की जब रात में पद यात्रा निकलती है तो उसमें म्यूजिक बजाया जाता है, आतिशबाजी की जाती है, जिससे स्थानीय लोगों का परेशानी हो गई थी और उनका सोना भी दुश्वार हो गया था। खबर बलौदा बाजार से है, जहां फोन पे पर चॉइस सेंटर संचालक ने 1 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत दर्ज करने के बाद मामले में जांच शुरू कर दी गई है। बता रहे हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। लाख कोशिशों के बाद भी ऑनलाइन ठगी का मामला हमने का नाम नहीं ले रहा है। कल ऐसी एक टुंड्रा में एक मास्टर को चॉइस सेंटर, जो कि सरकार की एक सहयोगी होती है, टुंड्रा के चॉइस सेंटर के 2 संचालकों ने 1 लाख की ठगी एक मास्टर से कर दी। आपको बता दें कि योग शिक्षक मनमोहन जायसवाल के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में चॉइस सेंटर के 2 लड़कों को बुलाया गया था, सुभाष और मुकेश को, यहाँ पर फोटोग्राफी करना। फोटोग्राफी करते करते वो कुछ पेमेंट मांगा। पेमेंट उसे देने के बाद उसका वो पिन कोड जान गया और जानते ही फिर फोटो खींचने लगा और उसी बीच उसी के मोबाइल से, शिक्षक के मोबाइल से 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन अपने नाम पर कर दिया। खबर सुल्तानपुर से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में दायर मानहानि के मामले में शुक्रवार को दूसरी गवाही दर्ज नहीं हो सकी। लेकिन क्यों, क्या कुछ है, खबर बता रहे हमारे संवाददाता शैलेश। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा सदन में कार्यवाही के दौरान बाबा भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी के मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल हुआ है। मालूम हो कि थमौर थाना क्षेत्र के सरैया निवासी राम खिलावन ने सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई है। बहरहाल एक गवाह पेश हुआ था, जिसकी गवाही हो चुकी है। आज भी डेट थी और गवाह पेश होना था, लेकिन कोर्ट वैकेंट होने के चलते
आज कोई गवाही नहीं हो सकी है और आगामी डेट 19 फरवरी 2025 लगा दी गई है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।